Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 जून 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है साउथ अफ्रीका को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बोलता है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, इस अवार्ड को किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, या ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चाइना एक रोबोट बना चुका है ऑलरेडी, जिसका वीडियो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा, जिसमें यह दिखाया गया कि चाइना का एक रोबोट डॉग है जो कि गोलियां चला सकता है। तो क्या इस रोबोट डॉग का युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। साथ ही साथ में थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें सोचना होगा, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये रोबोट्स हैं, इनका युद्ध में इस्तेमाल करना कितना सही है और कितना गलत है, इसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे इस तरीके से दुनिया भर के आर्टिकल्स कवर करे गए हैं हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में, है ना। उसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक टाइम्स है, सभी जगह पर आपको ये न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक वीडियो के अंदर दिखाया गया चाइना का राइफल्ड इक्विप्ड डॉग, एक ऐसा रोबोटिक डॉग जो यहाँ पर ओपन फायर कर रहा है अपने टारगेट्स के ऊपर में। चलिए आप थोड़ा विस्तार से जानते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि जो रोबोट्स का इस्तेमाल है, अगर हम इसका वॉर में इस्तेमाल करते हैं तो इसके एडवांटेजेस, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है दोस्तों, वो ये देखने को मिलेगा कि कोई भी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हमको नज़र नहीं आएंगी। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो कोई रोबोट है, अब रोबोट जो है वो लगातार काम कर सकता है। अब इंसान को अगर आप वॉर में उतारोगे तो इंसान को प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, है ना, नींद भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोबोट्स को इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इनको बैटल फील्ड में उतार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन है ही नहीं, लगातार ये काम कर सकते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पाओगे वो है मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस रोबोट का इस्तेमाल करके। कैसे? क्योंकि रोबोट का अगर आप यूज़ करोगे दोस्तों, तो एक तो ये ऑप्शन जो है काफ़ी तेज़ होगा, फास्टर है, चीपर है, और अच्छी तरीके से मिशन कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मशीन है, एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा, लंबे समय तक वर्क कर पाएगी, एंड्योरेंस काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक टिक पाएगी, सटीक तरीके से वर्क कर पाएगी, टारगेट्स को जल्दी जल्दी यहाँ पर वो अपना इंगेज कर पाएगा, है ना। कोई भी केमिकल वेपन अटैक हो गया या बायोलॉजिकल वेपन अटैक हो गया तो इससे तो सीधा इंसान ख़त्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है वेपन्स में केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन दोनों होते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों ये वाले वेपन अटैक रोबोट्स के ऊपर होते हैं तो उनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है इस सभी अटैक के रिगार्डिंग, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा इन अटैक्स का। तो ये यहाँ पर मिलिट्री को ऑपरेशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तीसरा फ़ायदा जो हम सोच सकते हैं वो यह है मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। इससे क्या होगा, एक इंसान की ज़िंदगी बचेगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप वॉर देख पाओगे जब होगी तो उसमें कई लोगों की यहाँ पर जान जाती है,
तो रोबोट्स का यूज़ करके जो ह्यूमन लाइफ का लॉस है इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये तो यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़े आर्ग्यूमेंट्स इसके कह सकते हो कि अगेंस्ट में भी नज़र आएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, ज़रा इसको सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज़, ये जो आपके रोबोट्स हैं, है तो ये मशीन ही, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, टारगेट के अंदर में एरर्स हो सकते हैं। तो ये जो वेपन है दोस्तों, इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। आप इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब भी वॉर होती है तो उसके अपने नियम होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक व्यक्ति को फॉलो करना होता है। ह्यूमन सोल्जर्स उसको फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी चीज़ें वॉयलेट की जा सकती हैं इन रोबोट्स के थ्रू। ठीक है, वो इन नियमों को कोई फॉलो नहीं करेंगे, वो सब यहाँ पर उल्लंघन कर देंगे इन सब चीज़ों का। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं, अलग अलग देशों ने यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स बना रखे हैं वॉर्स को लेकर, उन कोई भी यहाँ पर जो उनके एग्रीमेंट्स है या जो भी उनके गाइडलाइंस वगैरह है, रोबोट कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीन जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू को नहीं समझेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, तो उसकी ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है उस मशीन के सामने कुछ नहीं है। ये एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर एक और सबसे बड़ा रिस्क जो सबसे खतरनाक है वो है यहाँ पर इन रोबोट्स को हैक करने का रिस्क। क्योंकि दोस्तों है तो ये सारी की सारी रोबोटिक मशीन्स, इनमें साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स हो सकते हैं, इनको हैक किया जा सकता है और हैक करके उल्टा यहाँ पे जिस मिलिट्री के अंदर में रोबोट शामिल है उसी मिलिट्री के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसके अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट्स आपको नजर आएंगे। आप किस दर की साइड में जाना चाहोगे कि भाई हाँ इसके मैं एक ही साइड में जाना चाहूँगा, भाई फ़ायदे ही मेरे लिए सही हैं या मेरे लिए नुकसान ही सही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, प्लस कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हो कि भाई इसमें सर फेवर में ये चीज़ें हो सकती हैं, अगेंस्ट में ये चीज़ें हो सकती है, तो उनको भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार ये पेज नंबर गलत डल चुका है। ठीक है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। ये पेज नंबर गलत है, इसको मैच कर लेना है, क्योंकि आज संडे आपको पता होगा साइंस एंड टेक का पेज आता है, उसके साथ साथ एक एक्सप्लेनर सीरीज़ भी आती है। तो उसी एक्सप्लेनर सीरीज़ में जो आपका फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है उसी में ये आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया जो है कौन से ग्रेड का जो कोयला है वो प्रोड्यूस करता है। दोस्तों बेसिकली हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कोयले के बारे में और कोयले की ग्रेडिंग के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट लाने वाली बॉडी कौन सी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग। इन्होंने यहाँ पर यह बताया, पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आती है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट है जॉर्ज सोरोस का। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल में खुद मेंशन किया गया है। जो जॉर्ज सोरोस है वो इंडिया के बारे में क्या सोचता है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जॉर्ज सोरोस के बारे में जानता होगा। ठीक है, वो इंडिया को बढ़ने नहीं देना चाहता आगे। अब दोस्तों ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट का काम करता है, उसके थ्रू बहुत सारा फंडिंग किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि साल 2014 में जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया कि इन्होंने जो कोयला बेचा था उस समय पर वो लो ग्रेड वाला कोयला था, यानी ऐसा कोयला जो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्वालिटी का था, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसके बेसिस पर उस कंपनी को फ़ायदा हुआ, बट इसका नुकसान तमिलनाडु के पावर जनरेशन कंपनी को फेस करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। तो रिसेंटली आपको पता होगा लो ग्रेड कोयले का जो मामला है वो काफ़ी चल रहा था। तो न्यूज़ तो बस खाली इतनी सी दी है आर्टिकल में खुद। अब ये यहाँ पर समझाते हैं आखिरकार कोयले में हाई ग्रेड वाला और लो ग्रेड वाला कोयला क्या होता है। दोस्तों जब भी हम कोल की बात करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कोयला में बेस्ट कोयला कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, बेस्ट क्वालिटी का कोयला वो होगा जो जलकर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को जनरेट कर सके, है ना। फॉसिल फ्यूल है, बर्न करना है, एनर्जी बनाने के लिए तो बर्न करना है इससे। अब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोयला जलाकर बन रही है, तो ज़्यादा एनर्जी बना सके कोयला, वही बेस्ट क्वालिटी का है। और ज़्यादा एनर्जी कौन सा कोयला बनाता है? ऐसा कोयला जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वो बढ़िया क्वालिटी का होगा, बढ़िया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो प्रदूषण भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब जिसमें कार्बन कंटेंट कम है ऑलरेडी, तो दोस्तों इससे यहाँ पर उस कोयले की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। समझ गए?
अब कोयला है क्या? एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है जो कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम कई बार ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। बड़ी बड़ी खदान है, ये आप देख पाओगे रॉक फॉर्म में, इसको मतलब इसका खनन करके इसको निकाला जा रहा है, माइनिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, अब एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो अक्सर अवेलेबल है। इस कोयले का इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, स्टीम इंजन्स हो गए, बिजली को बनाने के लिए हर जगह पे कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, जैसे मैंने आपको बताया। और जो बिजली बनाई जाती है कोयले से, उसको थर्मल पावर बोला जाता है। और आज के समय पर दुनिया में जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कोयले के, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उसमें चाइना है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है एंड इंडिया भी है। ये कुछ कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं इन कोयले का। अब दोस्तों, कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पर है, ये कुछ एरियाज़ आपको मार्क करे हुए देखने को मिलेंगे। इस तरह का जो पैटर्न बना हुआ है जगह जगह पर, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत के अंदर में कोल फील्ड्स पाई जाती हैं। अब कोल फील्ड भी दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार में बटी हुई हैं। एक तो बहुत पुरानी वाली कोल फील्ड है जिसको हम देते हैं नाम गोंडवाना कोल फील्ड्स। ये 250 मिलियन साल पुरानी कोल फील्ड्स आपको नजर आएंगी। एक है आपकी टर्शरी कोल फील्ड, ये 15 से 60 मिलियन साल पुरानी कोल फील्ड्स हैं। तो गोंडवाना कोल फील्ड्स की जब बात करेंगे तो ये वाला कोयला दोस्तों इंडिया में लगभग 98% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। गोंडवाना वाला जो कोयला है, ये इंडिया का एक सुपीरियर क्वालिटी का कोयला माना जाता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो झारखंड के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, नर्मदा वैलीज़ में। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पर ये वाला जो गोंडवाना कोल फील्ड्स है वो हमको देखने को मिलती हैं। दूसरी है टर्शरी कोल फील्ड। अब जो टर्शरी कोल फील्ड है दोस्तों, इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसमें मॉइस्चर और सल्फर ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इसकी जो सुपीरियोरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इस गोंडवाने वाले कोल फील्ड से। समझ गए? तो टर्शरी कोल फील्ड से जो कोयला निकलता है ये हमारा कार्बन कंटेंट कम वाला है। ठीक है, उसके अलावा अब टर्शरी वाली कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पे असम में, मेघालय में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा जो हमारे हिमालयन फुट हिल्स हैं दार्जिलिंग के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, केरला में, तो ये सब जगह पर दोस्तों ये टर्शरी कोल फील्ड्स हमको देखने को मिलती हैं। और यहाँ सभी जगह से जो कोयला निकलता है, उन कोयले को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 4 क्लासिफिकेशंस उनके किए गए हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस कोल, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। अब चारों के बीच में क्या डिफरेंस है, जरा इसको सुनिएगा। जो एंथ्रेसाइट वाला कोल होता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 80 से लेकर 95% प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला कोयला दोस्तों बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और वो भी जम्मू कश्मीर में। फिर है बिटुमिनस, इसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है, और ये वाला कोयला झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। फिर एक आता है लिग्नाइट, इसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ये राजस्थान प्लस असम का लखीमपुर एंड तमिलनाडु के अंदर में ये देखने को मिलता है। फिर आता पीट। पीट के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 40% से कम होता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके 4 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो गए कोयले के बारे में। इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, स्पेशली प्रीलिम्स में ऑलरेडी इस प्रकार से कोयले को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया रोबोटिक डॉग वाला, अब ये आर्टिकल डिस्कस किया, इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है। वो सभी डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप बहुत आराम से निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंटेंट अवेलेबल है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जिसमें आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है। अभी जैसे पीडीएफ इकट्ठे करते हो, मैनेज करते हो, स्टोरेज के इश्यूज़ को फेस करते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप में सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। कोई टेंशन नहीं, हाँ भाई मुझे आज ये लिखना है, आज मेरा ये छूट गया, आज मेरे नोट्स छूट गए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डेली पीडीएफ्स अपलोड हो रहे हैं, डेट वाइज अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन दूर रहती है कि किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। किसी भी तारीख का आपने न्यूज़पेपर छोड़ दिया है, वीडियो छोड़ दिया है, कुछ पढ़ना भूल गए हो, कोई काम आ गया है, तो उस बेसिस पर यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो सारा का सारा सिक्योर रहता है। अब दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं।
ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी दोस्तों मेक श्योर करा करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ अगला आर्टिकल पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से लिंक कर पाओगे। बात हो रही है जीका वायरस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर फिर से यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। तो आपको न्यूज़पेपर में से वही चीज़ें निकालनी होंगी जो रेलिवेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के अखबार में बहुत सारी बकवास भी है, और अभी इलेक्शन के रिजल्ट जब तक आएंगे तब तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एग्जिट पोल वगैरह ये सब टॉपिक अभी कवर होते रहेंगे कल परसों तक, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 5 जून को आपको अखबार इसी सब से भरा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों बात यह है, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो जीका वायरस का इतिहास है, जो हिस्ट्री है जीका वायरस की, इसको देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डेंगू वाली सिचुएशन है वो भी इससे लिंक होती हुई नजर आएगी। और ये जीका वायरस के जो केसेस हैं ये डेंगू का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं, वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन किया गया। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी जीका वायरस पाया गया। जीका वायरस भी उसी मच्छरों से फैलता है जिस मच्छर से डेंगू फैलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे बताऊंगा मैं। तो कुछ लोगों में जीका वायरस पाया गया, तो उन लोगों के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आए जो कि डेंगू वाले भी हैं। ठीक है, तो उनके अंदर डेंगू वायरस भी धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। ये कुछ स्टडीज के अंदर पाया गया, स्पेशली निकारागुआ से वो स्टडी की गई थी। 2022 में एक डेंगू आउटब्रेक भी वहाँ पे देखने को मिला। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो जीका वायरस और डेंगू के बीच का आपस का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। जीका वायरस अगर शुरुआत में किसी को हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर उस इंसान में एक खतरनाक डेंगू का इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है इस आर्टिकल में, तो इसी के बारे में हम समझेंगे थोड़ा डिटेल से। और पहले आपको बताऊंगा जीका वायरस डिजीज़ आखिरकार ये है क्या। तो दोस्तों जीका वायरस यहाँ पर एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है, मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी, जिसको सबसे पहली बार पाया गया था युगांडा के अंदर 1947 में। और युगांडा के अंदर किसके अंदर, बंदरों के अंदर सबसे पहली बार ये जो इन्फेक्शन है वो देखा गया। फिर बाद में धीरे धीरे इंसानों में 1952 में इसको पाया गया, और वो भी युगांडा में ही पाया गया। युगांडा के साथ साथ तांजानिया में, दोनों अफ्रीकन कंट्री है। अब क्या हुआ, इंसानों में दिखना शुरू हो गया तो इसका ट्रांसमिशन भी देखने को मिला। ट्रांसमिशन मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैल रही है। किस तरीके से ये इसको समझिएगा। जो ये जीका वायरस डिजीज है दोस्तों, ये कैसे हो रही है, एक वायरस की वजह से। और ये वायरस कौन फैला रहा है, एक मच्छर जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। ध्यान रखिएगा, एडिस एजिप्टी नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहीं पर एक और बीमारी आती है, मलेरिया। मलेरिया कौन से मच्छरों से फैलता है बताओ, उस मच्छर का नाम क्या है, कई बार आपको पढ़ा रखा है। और ये जो ये जो जीका वायरस है ये एडिस एजिप्टी की वजह से फैलता है। और एडिस एजिप्टी ये वही सेम मॉस्किटो है, ये वही मच्छर है जिससे डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। अब दोस्तों बात जब जीका वायरस की हो रही है तो ये बीमारी ऐसी है जो कि एक मदर से उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान वॉम्ब में अगर मदर को बीमारी हुई है तो उसके बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगी। या ये बीमारी दोस्तों सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी यहाँ पे पॉसिबल है। या ब्लड किसी का है इंसान का, ठीक है, उसको जीका वायरस है, किसी नॉर्मल को चढ़ा दिया जाए तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी इंपैक्ट पड़ता है। या ऑर्गन चेंज कर दिया जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पर भी दोस्तों ये कहीं ना कहीं जीका वायरस भी ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब इसमें एक खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। खतरनाक सिचुएशन ये आ जाती है जब एक महिला से उसके बच्चे में ये इन्फेक्शन जब ट्रांसफ़र हो जाता है और वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक प्रॉब्लम होती है, वो है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली में क्या होता है, उसके जो सर का साइज़ हो जाता है बच्चे का वो काफ़ी छोटा हो जाता है। ये आप देख पाओगे, जैसे मैंने 3 फोटोज़ लगाए हैं, इन तीनों को ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पर जो बच्चा है इसका जो हेड का साइज़ है, सर का जो साइज़ है बिल्कुल नॉर्मल है। और ये वाली जो कंडीशन है माइक्रोसेफली वाली है, जहाँ पर बच्चे का सर का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा हो गया। और ये सीवर माइक्रोसेफली वाली कंडीशन है जहाँ पर मतलब इस बच्चे को ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा उस इन्फेक्शन से, इसका सर और ज़्यादा छोटा हो गया। ये आप देख पाओगे, कुछ केसेस इस तरीके से फोटोज़ भी आपको गूगल पर नजर आएंगे। तो इसका एक खतरनाक इंपैक्ट तो ये पड़ता है। दूसरा, इसमें कुछ सिम्टम्स में अगर किसी को जीका वायरस होता है तो लक्षण इसमें नज़र आते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत बुखार हो गया, रैशेस होने लगे,
आंखों में दिक्कत होती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना, मसल्स पेन हो रही होती हैं, जॉइंट पेन हो रही होती हैं, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और ज़्यादातर लोग जो जीका वायरस के इन्फेक्शन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जिसके अंदर ये इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण ही नज़र नहीं आता। जब लक्षण नहीं नज़र आते तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, अब दोस्तों जीका वायरस को लेकर यानी इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट करे गए। ठीक है, कई बार मेंस के एग्जाम में ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो पूछ ले जाते हैं। तो इसमें जैसे एक है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये इस बीमारी को मतलब अच्छे से एनालाइज करने का काम करता है ना, इसको मॉनिटर करने का काम करता है। उसके अलावा एक प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एजेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसका मेन काम है इस प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करना, स्पेशली जो मच्छरों से फैल रही है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरेसिस, काला अजहर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चलाया गया वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में शुरू किया गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो माइक्रोसेफली होता है, माइक्रोसेफली क्या होता है वो मैंने आपको बताया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बर्थ में कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं, तो उन केसेस को देखने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स हो गए। अब देखिए यूपीएससी ने 2017 में यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस है वो ट्रांसमिट होता है उसी मच्छर से जिस मच्छर से डेंगू फैलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो जीका वायरस का सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब दोनों को देखोगे तो भाई दोनों ही सही है ना। अभी तो पढ़ाया था मैंने कि जीका वायरस उसी मच्छर से फैलता है जिससे डेंगू हो सकता है। दूसरा सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था 2017 का। अब दोस्तों एक और आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी वाले पैकेट में डालेंगे। अब बात यह है, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई जैसे अब महीना ख़त्म हो गया है तो पिछले महीने का डेटा आता चल जाएगा। तो लास्ट मंथ में जीएसटी का कलेक्शन किस प्रकार से रहा वो डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। मैंने आपको कल ही ये बात बोला था कि कल आएगा जीएसटी को लेकर आर्टिकल, और आज वो न्यूज़पेपर में आ गया। तो दोस्तों बात यह है कि हमारा भी मई का महीना खत्म हुआ है, हम जून में एंटर कर चुके हैं, आज 2 जून है। तो हमको ये पता चला पूरे मई के महीने में सरकार के पास में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो 1.73 लाख करोड़ का हुआ, और ये थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। ठीक है, क्योंकि अप्रैल के महीने में यही कलेक्शन 2,10 करोड़ का था। ठीक है, ये कम होकर 1.73 लाख करोड़ हो गया मई के महीने में। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इस वाले, क्योंकि ये मई 2024 की बात कर रहे हैं हम, अभी इसको हम पिछले साल के मई के महीने से कंपैरिजन करें, यानी 2023 के मई में देखें तो 2023 के मई से ये ज़्यादा है। पिछले साल मई के महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ था 1.57 लाख करोड़ हुआ था, बट अब की बार यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अब की बार 2024 में हमारे अप्रैल के महीने से कम है, यानी कलेक्शन इस साल थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब यही चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, इसमें क्या कौन सा कलेक्शन कितना हुआ है ना। अब कौन सा कलेक्शन कितना हुआ का मतलब क्या है, मतलब यह है दोस्तों जीएसटी में अलग अलग टाइप्स आपको पता होगा। नहीं पता है ज़रा फटाफट मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद होगा शायद, नहीं है तो कोई बात नहीं, फटाफट रिवीजन करते हैं, जानते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, बताइए। तो दोस्तों जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, सवाल यह भी उठता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में फ़र्क क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, आपके इनकम से कट रहा है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट के पास में, फॉर एग्जांपल जीएसटी। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, है ना, उस पर जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, उसमें जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, तो वो इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हो। जीएसटी हर कोई व्यक्ति पे कर रहा है, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर कोई व्यक्ति पे करता है, डायरेक्ट टैक्स कुछ लोग पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है अपने नेचर में, आपको पता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, जो रिचर है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं, जिनके पास में पैसा कम है वो कम टैक्स देता है, जिसके पास में और कम है उनके लिए थोड़े लेवल तक के लिए यहाँ पर जो टैक्स उसमें छूट है। समझ गए। अब आपको पता चल गया जीएसटी क्या है। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है।
ये जो पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये 1 जुलाई 2017 में लेकर आया गया था 101वां अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में। और पता होना चाहिए जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे वो बहुत सारे हुआ करते थे। सर्विस टैक्स, वैट हो गया, एक्साइज हो गया और दूसरे प्रकार की ड्यूटीज भी हुआ करती थी। तो उन सब टैक्सेस को खत्म कर दिया गया, उनकी जगह यहाँ पर एक सिंगल टैक्स लेकर आया गया जीएसटी 2017 में, जिसके बेसिस पे हमने वन नेशन वन टैक्स की बात भी उठाई थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जीएसटी में दोस्तों आपके अलग अलग स्लैब्स हैं, है ना, 12%, 18%, 28%, 5%, इस तरीके से यहाँ पर टैक्स को बांटा गया है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स ज़ीरो रहेगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट जो थोड़े से कम लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा लग्जरी है, उस पर 5% टैक्स, उससे ज़्यादा लग्जरी 12% टैक्स, उससे ज़्यादा लग्जरी 18%, और बहुत लग्जरी, है ना, बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम जो हैं, कार वगैरह हो गए, उन पर 28% टैक्स। इस तरीके से यहाँ पर जो ये टैक्सेस हैं वो कवर करेगा, इनके स्लैब्स बांट दिए गए। जब जीएसटी लाया गया तो इसमें अलग अलग टाइप्स भी दोस्तों डिस्कस किए गए। जैसे एक आपका हो जाता है एसजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एक है आपका सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। फिर एक हो जाता है आपका आईजीएसटी। ये 3 टाइप्स हैं जीएसटी के, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब जो आईजीएसटी है दोस्तों वो क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के ऊपर में लगाया जाता है। अब ये सारे टैक्सेस को डिसाइड कौन करता है कि भाई इस चीज़ के ऊपर में इतना टैक्स लगेगा, इस चीज़ के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, डिसीजन कौन लेता है ये सारे? वो डिसीजन लेता है हमारा जीएसटी काउंसिल। कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल, ध्यान रखिएगा। अब जीएसटी काउंसिल जो है दोस्तों ये हमारे संविधान में मेंशन्ड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A में बात की गई है, नहीं की गई है? बिल्कुल की गई है। आर्टिकल 279A है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट पावर देता है कि वो एक जॉइंट फोरम बना सकते हैं, एक ऐसा मंच बनाएंगे जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों प्रेजेंट होंगे, जिसको नाम दिया जाएगा जीएसटी काउंसिल। ठीक है, और ये जीएसटी काउंसिल ही डिसीजन लेगा किस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगानी है और किस प्रोडक्ट के ऊपर से जीएसटी को हटानी है। अब दोस्तों जो काउंसिल बनता है इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, वो चेयरपर्सन सीधा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं। जैसे आज के समय पर निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो वही यहाँ पर इस काउंसिल की चेयरपर्सन बनेंगी। उसके अलावा स्टेट के कुछ मेंबर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस हैं, स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे यहाँ पर और भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करके बैठाती है इस काउंसिल में। तब ये पूरा काउंसिल पूरा तैयार होता है। और ये जो काउंसिल है ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है, जिसका मेन काम है चेंजेस करना, किस गुड्स के ऊपर में, किस प्रोडक्ट के ऊपर में जीएसटी लगानी है और हटानी है। समझ गए? और अब जब यहाँ पर जीएसटी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझा, तो दोस्तों कई बार जीएसटी को लेकर बड़े बड़े डिस्प्यूट्स भी होते हैं, आपको पता होगा। तो उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए हमने जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया हुआ है। तो जो सीजीएसटी एक्ट है वो डायरेक्टली पावर देता है हमारी केंद्र सरकार को कि वो केंद्र सरकार एक क्या बनाए, ट्राइब्यूनल बनाए। ट्राइब्यूनल क्या होता है? कोर्ट की तरह वर्क करता है, आपके डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का काम करता है। तो जीएसटी काउंसिल के बेसिस पर ये ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा और ये एक अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा जिसको नाम दिया गया जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये एक ऐसा फोरम होगा जहां पर जीएसटी लॉ से संबंधित जो भी पर्टिकुलर केसेस होगा, सेंटर स्टेट के बीच के डिस्प्यूट्स होंगे, क्योंकि जीएसटी को लेकर आपने बीच में देखा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कई विवाद थे, तो उन विवाद को इन ट्राइब्यूनल्स में हैंडल किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल चुकी है। तो जो भी अपील होगी, है ना, पहले तो यहाँ पर केस जाएगा, फिर वो केस हैंडल किया जाएगा, अपील होगी, उन अपील को भी सुना जाएगा। समझ गए? तो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है इसका मेन काम क्या होगा? इंश्योर करना कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो सकें और जीएसटी को शांतिपूर्वक अच्छे से पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट किया जा सके और वो एज इट इज़ चलता रहे। तो ये इतनी सारी बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। हर महीने आर्टिकल रिलीज होता है ये। अब जैसे जीएसटी के लेकर अब आर्टिकल नहीं आएगा, हो सकता है कल एडिटोरियल में, एडिटोरियल सेक्शन में एक पतली सी जो पट्टी आती है ना साइड में, उसमें जीएसटी कलेक्शन को लेकर एक आर्टिकल आ सकता है। आप कल चेक करना। इतने टाइम से न्यूज़पेपर एनालिसिस करते करते हो गया कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि हर बार की कहानी है। तो ये मैंने कल बताया था, आगे आप कल देखना एडिटोरियल में साइड पट्टी में जीएसटी कलेक्शन को लेकर एक आर्टिकल छप सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं।
बाकी दोस्तों आज संडे होने के नाते डिस्कशन हमारा छोटा रहा, बीच में H5N1 को लेकर एक आर्टिकल था यार, इतने बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जिस वजह से मैंने खुद सोचा यार उस आर्टिकल को आज डिस्कस करना नहीं बनता है, तो उसको हमने छोड़ दिया H5N1 वाले। ठीक है, H5N1 के बारे में आपको इनफ डिटेल्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उसके बारे में लिख भी चुके हो डेटा। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन है, इस अवार्ड को कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई इस अवार्ड में भी हेल्थ प्रमोशन की बात हो रही है, और जो दूसरे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है कोई हेल्थ की बात कर ही नहीं रहा है। ऐसा छोटा सा लॉजिक लगा कर भी हम सॉल्व कर सकते थे, दैट इज इसका पहला आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग कई सारे लोग यहाँ पर इसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको अटैम्प्ट किया करो, और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देता हूँ, वहाँ पे भी अटैम्प्ट किया करो, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने कहीं पर अटैम्प्ट किया था, तो एकदम से याद आ जाएगा, वहाँ पे गलती नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोग बातों को समझ रहे हैं। चलिए इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।